हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम मैथ के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को बिना स्किप किए दोस्तों अंत तक देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए, जिससे कि वे बच्चे जो इस बार बोर्ड की परीक्षा में अपीयर करने वाले हैं वो अपनी परीक्षा की अच्छी तैयारी कर सके और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बिंदुओं ए ब्रैकेट में -2, और बी ब्रैकेट में 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए और बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, कोई दो बिंदु हैं ए और बी जिनके निर्देशांक क्रमशः -2, और 2, 8 हैं। इन्हें जोड़ने वाली रेखा खंड ए बी को 4 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। दोस्तों, ए और बी दो बिंदु हैं, इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने वाले ऐसे कौन से बिंदु हैं, उनका निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। दोस्तों देखिए, मान लीजिए क्या है, एक बिंदु आपका है सी, एक बिंदु है आपका डी और एक बिंदु है ई। मान लीजिए 3 बिंदु हैं जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। आइए समझ में आ रहा होगा दोस्तों। मान लीजिए कि ए बी तो रेखाखंड हो गया। 3 बिंदु कौन कौन से भाई, एक रेखाखंड है, उसे 4 बराबर भागों में बांटना है। कहने का मतलब 3 पॉइंट आपको लेने होंगे, सी डी और ई। 3 कट आपको लगाने होंगे। मान लेंगे पहला बिंदु क्या है, सी है, दूसरा डी है और तीसरा क्या है, ई है। ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। इन्हीं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने। दोस्तों इन्हीं के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। मान लीजिए कि सी के निर्देशांक क्या है, x, y है। मान लीजिए सी के निर्देशांक क्या है, x, y है। डी के निर्देशांक मान लीजिए a, b है। डी के निर्देशांक क्या है, a, b है। और ई का निर्देशांक आप कुछ और मान लीजिए, यल, यन मान लीजिए। चलिए मान लीजिए ई का निर्देशांक क्या है, यल, यन है। दोस्तों मान लिया कि सी डी ई 3 ऐसे बिंदु हैं जो ए बी को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः x, y, a, b और यल, यन है। दोस्तों आइए हल करते हैं दोस्तों इसको। दोस्तों दिया है बिंदु ए का निर्देशांक -2, बिंदु बी का निर्देशांक 2, 8। ठीक, ये आपको दिया है। इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को 4 भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। तो माना बिंदु सी डी और ई। मान लेंगे दोस्तों कि बिंदु सी डी और ई 3 ऐसे बिंदु हैं जो ए बी रेखाखंड को दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सी डी ई 3 ऐसे बिंदु हैं जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। 4 बराबर भागों में बांटते हैं। ओके दोस्तों, आई होप समझ में आ रहा होगा। मान लिया कि 3 बिंदु सी डी ई ऐसे हैं जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं, जिनके निर्देशांक दोस्तों जिनके निर्देशांक क्रमशः x, y, a, b और l, n है। दोस्तों हमने मान लिया कि 3 बिंदु सी डी ई ऐसे हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः x, y, a, b और l, n है, जो ए बी रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटते हैं। दोस्तों अब इन्हीं का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। थोड़ा समझिए दोस्तों, ये 4 बराबर भाग में बट रहा है, तो अगर मान लिया कि ए बी की जो लंबाई है वो 4 यूनिट है, कितना रेशियो है टोटल, 4 यूनिट है। भाई 4 बराबर भाग हैं तो टोटल रेशियो कितना हो गया, 4 हो गया।
कितना हो गया 4 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे सोचें, अगर हम C के बारे में सोचें अगर, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि जो C होगा वो AB को किस अनुपात में बांटेगा दोस्तों? आप मुझे बताइए कि जब AB जो है वो टोटल 4 भाग में बट रहा है, यानी कि टोटल रेशियो कितना हो गया 4 रेशियो हो गया, 4 यूनिट हो गया। अब C, अगर C की बात करें तो C जो है वो AB को किस अनुपात में बांट रहा होगा दोस्तों? किस रेशियो में बांट रहा होगा? ये 1 यूनिट, पूरा 4 यूनिट है दोस्तों, ये 1 हो गया तो ये कितना हो गया 3, यानी जो C है दोस्तों वो AB को 1:3 के अनुपात में बांट रहा है कि नहीं बांट रहा है? बांट रहा है ना भाई। कहा है कि AB 4 बराबर भागों में बट जाता है। CDE के द्वारा AB कितने भागों में बट जाता है दोस्तों? 4 बराबर भागों में बट जाता है। तो अगर C के लिए हम अनुपात की बात करें कि C A और B को किस अनुपात में बांट रहा होगा दोस्तों? पूरा 4 यूनिट। C के लिए ये AC कितना 1 यूनिट है, तो CB कितना होगा दोस्तों? ये 1:3 हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा दोस्तों। आई होप समझ में आ रहा होगा। अगर D की बात कर लें, D किस अनुपात में बांट रहा होगा दोस्तों? D किस अनुपात में बांट रहा होगा? तो D तो बीचों बीच 2 यूनिट इधर 2 यूनिट इधर, यानी D जो होगा वो किस अनुपात में बांटेगा? 2,2 के अनुपात में बांटेगा। किस अनुपात में बांटेगा? 2,2 के अनुपात में बांटेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे ही अगर E की बात कर लें दोस्तों, अगर हम कहें कि E जो है वो AB को किस अनुपात में बांट रहा होगा? अब आप देख सकते हो कि AE कितना हो गया 3 यूनिट, AE कितना हो गया 3 यूनिट, और EB कितना हो गया 1 यूनिट। यानी हमें यहां से ये पता चल गया कि बिंदु CDE रेखाखंड AB को क्रमशः 1:3, 2:2 और 3:1 के अनुपात में बांट रहे हैं। ये हुआ कैसे? एक बार फिर समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा था कि AB जिनके निर्देशांक क्रमशः -2,2 और B जिनका निर्देशांक 2,8 है, ये 2 बिंदु हैं। इन्हें मिलाने वाली रेखाखंड को कोई ऐसे बिंदु हैं जो 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। तो एक रेखाखंड को 4 बराबर भागों में बांटने के लिए आपको 3 बिंदु की जरूरत होगी। आपने ले लिया CDE। AB रेखाखंड को CDE 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं, जिनके निर्देशांक क्रमशः आपने माना x, y, A, B और L, N आपने मान लिया दोस्तों। समझ में आ रहा है? ओके। अब अनुपात की बात कर लें कि C जो है वो AB को किस अनुपात में बांट रहा होगा? तो पूरा 4 यूनिट, 4 बराबर भाग, तो C के लिए 1:3 बन जाएगा भाई, 1 यूनिट और ये 3 यूनिट बचा है, तो AC 1 और BC 3। तो C किस अनुपात बांट रहा है? 1:3 के अनुपात बांट रहा है। D 2:2 के अनुपात बांट रहा है। E 3:1 के अनुपात में बांट रहा है दोस्तों। आइए अब हमें C का निर्देशांक, D का निर्देशांक और E का निर्देशांक ज्ञात करना है दोस्तों। यहां पे एक लाइन और लिख लीजिए दोस्तों। अतः बिंदु C AB को, रेखाखंड AB को 1:3 D रेखाखंड AB को 2:2 तथा E रेखाखंड AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहे हैं दोस्तों, कर रहे हैं। यहां तक समझ में आया? C AB को 1:3, D AB को 2:2, E AB को 3:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है दोस्तों। निर्देशांक आपने x, y, C के लिए, D के लिए B और E के लिए L, N मान लिया है दोस्तों। अब आपने पढ़ा होगा कि जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को अंतः विभाजित करता है तो उसका निर्देशांक कैसे निकालते हैं? आइए एक बार समझ लीजिए दोस्तों। जब कोई बिंदु रेखाखंड को किसी अनुपात में बांटता है तो उसके निर्देशांक के लिए मान लीजिए कि अनुपात, फार्मूला समझिए। मान लीजिए कि बिंदु जो है यम और यन के अनुपात में बांट रहा है, या फिर यम1 और यम2 के अनुपात में बांट रहा है दोस्तों। कोई बिंदु है जो किसी रेखाखंड को यम1 और यम2 के अनुपात में बांट रहा है और उसके निर्देशांक x और y है दोस्तों। तो यहां से समझ लीजिए कि x बराबर क्या होता है? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं कि कोई बिंदु अगर किसी रेखा
को किसी रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में बांटता है तो उसके निर्देशांक अगर x y हैं तो x के लिए mx2 प्लस m2x1 m1 x2 प्लस m2x1 अपन m1 प्लस m2 होता है, और वहीं y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 होता है दोस्तों। इससे आप निर्देशांक निकाल सकते हो। फॉर्मूला नोट कर लीजिए, जब कोई बिंदु किसी रेखाखंड को m1 और m2 अनुपात में बांटता है तो उसका निर्देशांक अगर x और y है तो x के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 हो दोस्तों। नोट कर लिए। आइए, हमें तो c का निर्देशांक चाहिए, लिखेंगे बिंदु 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 C के निर्देशांक के लिए, C के निर्देशांक के लिए आपने C का निर्देशांक क्या माना है दोस्तों? C का निर्देशांक क्या माना है? C का निर्देशांक आपने दोस्तों x और y माना है। क्या माना है? x और y माना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? मैंने फॉर्मूला लिखवाया आपको, m1 x2। अब देखिए ये अनुपात दोस्तों, अनुपात ये क्या है? ये m1 हो गया, ये क्या हो गया? m1, और ये क्या हो गया? m2। ये क्या हो गया? m1 और m2 हो गया दोस्तों। आप अलग से लिख सकते हो, अलग से लिख सकते हो। ये मान लीजिए C के लिए m1 और ये क्या है? m2 है। C के लिए दोस्तों ये क्या है? m1 और m2 है, m1 और m2 है। और बाट किसको रहा है? बाट किसको रहा है? A और B को, A और B को। अब आइए x के लिए क्या हो जाएगा? m1 x2 m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। देखते हैं दोस्तों x बराबर क्या हो जाएगा? m1 दोस्तों कितना? m1 1, m1 कितना दोस्तों? 1 हो गया, m1 कितना? 1 हो गया। b देखो ये x1 ये y1, x1 y1 ये x2 और ये y2, m1 x1 y1 हो गया, x1 y1 हो गया, x2 और y2 हो गया। आइए देखिए दोस्तों, रेशियो m1 और m2 हो गया, m1 और m2 हो गया। और आपने बिंदु A के लिए x1 और देखिए सूत्र में देखिए m1 प्लस, यहां देखिए x बराबर m1 प्लस x2, फार्मूले में x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 हो गया और अपॉन m1 प्लस m2 हो गया। अब आइए यहां देखिए बिंदु के लिए x1 y1 मान लीजिए, x2 y2 मान लीजिए, और यहाँ पे आपका पहला अनुपात क्या है? C के लिए अनुपात कितना है? m1 और m2, 1 और 3 है ना, तो मान लीजिए m1 और m2 है। आइए x बराबर क्या हो गया? 1 m1, x2 कितना है दोस्तों? 2 है, x2 कितना है दोस्तों? 2 है। तो 1 गुणे 2 प्लस m2 कितना दोस्तों? 3, x1 कितना दोस्तों? -2, x1 कितना दोस्तों? -2। नीचे दोस्तों 1 प्लस 3 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 प्लस 3 हो जाएगा, m1 प्लस m2 निकाल लीजिए। कितना हो गया? 2 1 कम 2, 3 दूनी 6 बटे 3 1 4 हो गया, -2 बटे 4 हो गया। काटेंगे आप कितना हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, 2 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा? -4 बटे 4, काटेंगे कितना हो जाएगा? 1। x बराबर कितना आ गया? -1। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? -1। x बराबर कितना आ गया दोस्तों? -1। ऐसे ही y निकाल लीजिए। c के लिए y दोस्तों, c के लिए y m1 y2 m1 y2 m2 y1 अपन m1 प्लस m2 दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। y बराबर m1 कितना दोस्तों? m1 कितना? 1। m1 कितना दोस्तों? c के लिए ही बात कर रहे हैं, बिंदु c के निर्देशांक के लिए x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपन m1 प्लस m2। ऐसे ही y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपन m1 प्लस m2। देखिए दोस्तों m1 कितना है? 1 है, m1 कितना है? 1 है ना। और y2 कितना है दोस्तों? y2 कितना है? y2 कितना है? y2 कितना है? 8 है दोस्तों। 1 इंटू 8 प्लस m2 दोस्तों कितना? c के लिए 3, y1 2, y1 कितना दोस्तों? 3 गुणे 2 बटे 1 प्लस 3 यानी 1 प्लस 3 हो जाएगा। भाई रेशियो 1 और 3 ही तो है c के लिए। आगे बढ़िए, y 8 1 कम 8, 3 दूनी 6 और नीचे 3 और 1 कितना हो गया? 4 हो गया दोस्तों। जोड़ लीजिए, 8 और 6 14 हो गया दोस्तों, 14 बटे 4। भाई 8 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 बटे 4। काट लीजिए दोस्तों, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 7 14 हो गया और 2 दूनी 4 हो गया, यानी कि 7 बटे 2 दोस्तों। कितना? 7 बटे 2। c का निर्देशांक जो x, y था, यानी कि -1, 7 बटे 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? -1, 7 बटे 2। किसका निर्देशांक? c का निर्देशांक दोस्तों, c का निर्देशांक -1, 7 बटे 2।
आई होप समझ में आया होगा। चलिए डी के लिए, डी के निर्देशांक की बात करिए। ठीक है, डी के निर्देशांक के लिए, डी के निर्देशांक के लिए दोस्तों, डी के निर्देशांक के लिए, डी के निर्देशांक के लिए अभी हमने सी की बात कर ली है। अब चलिए डी की बात कर लेते हैं। अब डी का निर्देशांक आपने क्या माना है दोस्तों, ए और बी माना है, ए और बी माना है। ऐसे ही अब डी के लिए m1 m2 कौन हो जाएगा, ये डी किस अनुपात में बांट रहा है, 2,2 में बांट रहा है दोस्तों, डी किस अनुपात में बांट रहा है, 2,2 में बांट रहा है, तो उसके लिए m1 ये हो गया और m2 ये हो गया, और x1 x2 वही रहने दीजिए, x1 x2 वो y1 y2, x1 y1 और x2 y2 वही रहने दीजिए, उसमें मत चेंज करिए, ये रेशियो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे d के निर्देशांक क्या, a और b, तो a के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, a के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, a के लिए हो जाएगा वही चीज, फॉर्मूला सेम ही रहेगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, रेशियो 2,2 हो गया है, फार्मूला वही रहेगा, परेशान नहीं होना, बस आपका बदलेगा क्या, m1 m2 बदलेगा। आइए ए की बात कर लेते हैं, ए बराबर क्या हो जाएगा, m1 दोस्तों अब की बार 2 हो गया, डी के लिए 2 है, और x2 कितना दोस्तों, 2 भी 2 है, m2 दोस्तों 2 है, x1 दोस्तों -2 है, x1 कितना दोस्तों, अरे भाई ए और बी को ही तो बांट रहे हैं, तो x1 y1 x2 y2 वहीं देखेंगे हम लोग, रेशियो बस चेंज होगा, ये m1 अब की बार 2 + 2 हो जाएगा, m1 2 है और m2 भी तो 2 ही है दोस्तों, m1 भी 2 है m2 भी 2 है दोस्तों। आइए देखते हैं, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, प्लस माइनस माइनस, ये 4 हो गया, नीचे 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 0/4 भाग करोगे कितना आएगा दोस्तों, 0। ए का निर्देशांक दोस्तों कितना, ए का निर्देशांक दोस्तों कितना, ए का निर्देशांक दोस्तों ए बराबर कितना आ गया, ए बराबर 0 आ गया। सी के डी के निर्देशांक में ए और बी आपने माना है, तो ए बराबर कितना आ गया, 0, ए बराबर कितना आ गया दोस्तों, 0 आ गया। ऐसे ही बी की बात कर लें, बी की बात कर लें दोस्तों, बी की बात कर लें, वही चीज जो आगे आपने किया वही यहां भी लगेगा, बी बराबर m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 दोस्तों, m1 प्लस m2 दोस्तों। बी m1 कितना दोस्तों, m1 2 ही है, y2 दोस्तों 8 हो गया है, प्लस m2 दोस्तों 2 है, y1 दोस्तों वो भी 2 है, नीचे 1 प्लस 1 नहीं, यहाँ पे आपको 2 है ना, तो 2 + 2 हो जाएगा, 2 और 2 हो जाएगा, 8 दूनी 16 दोस्तों, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 और नीचे 4, 16 4 कितना हो गया दोस्तों, 20, 20/4, 4 5 6 20, यानी कि बी का मान कितना आ गया दोस्तों, बी बराबर कितना आ गया, 5 आ गया, बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, बी बराबर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया, यानी ए का मान 0, बी का मान 5, तो डी का निर्देशांक जो आपने ए, बी माना है वो आ गया 0,5, कितना आ जाएगा 0,5, कितना आ जाएगा दोस्तों 0,5। सी का निर्देशांक आ गया -1,7/2, डी का निर्देशांक आ गया 0,5। और ई की बात कर लें, ई के निर्देशांक के लिए दोस्तों, ई के निर्देशांक की बात कर लें, ई के निर्देशांक के लिए, ई के निर्देशांक के लिए, ई के निर्देशांक के लिए दोस्तों ये 3 बिंदु ऐसे हैं जो ए बी को 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। ई के निर्देशांक के लिए आपने यल और यन माना है दोस्तों, तो यल के लिए क्या हो जाएगा, यल के लिए वही चीज, आपकी बार ये रेशियो जो m1 m2 यहाँ था ई के लिए चला जाएगा, ई किस अनुपात में बांट रहा है 3 और 1 में, तो m1 3 हो गया, m2 1 हो गया, तो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यल के लिए दोस्तों m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 हो गया दोस्तों। यल बराबर m1 3 है, m1 कितना है दोस्तों 3 है, m1 कितना है 3 है, x2 कितना दोस्तों 2 है, x2 कितना 2 प्लस m1 दोस्तों, सॉरी m2 1 हो गया, m1 जो है वो 3 है, x2 जो है 2 है, m2 जो है 1 है, x2 जो है वो -2 है, और नीचे अब की बार 3 + 1 हो जाएगा। आगे देखते हैं, 3 दूनी 6 हो गया, 2 1 कम 2 हो गया दोस्तों, और 3 1 4 हो गया, यानी क्या मिल गया 4/4 भाग करेंगे 4 1 कम 4, यल बराबर कितना आ गया दोस्तों, यल बराबर आ गया 1 आ गया, यल बराबर कितना आ गया दोस्तों 1 आ गया। 1 पॉइंट और बचा है यन, आपका यन निकाल लीजिए, यन बराबर दोस्तों m1 y2 m2 y1 अपन m1 प्लस m2, चीजें सेम रहेंगी, आपको एक बार फॉर्मूला याद अगर आप कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आगे देखते हैं, n बराबर m1 दोस्तों m1 3 है, y2 दोस्तों 8 है, y2 दोस्तों 8 है ना, प्लस m2 दोस्तों 1 है, y1 दोस्तों कितना है वो 2 है,
नीचे 3 + 1 वही चीज़, 8 × 24 ये हो गया, और 2 × 1 = 2 दोस्तों, नीचे 3 × 4 हो जाएगा, यन 24 और 2 26 हो गया, 26/4, 13 दूनी 26, 2 दूनी 4, भाई 2 × 1 = 2, 2 × 6, तो 13 ऊपर हो गया, 2 दूनी 4, यानी यन बराबर कितना आ गया दोस्तों 13/2, कितना आ गया यन बराबर 13/2, यानी ई का निर्देशांक कितना हो गया दोस्तों, ई का निर्देशांक जो आपने यल और यन माना था दोस्तों कितना हो गया 1,13/2, 1,13/2 दोस्तों, 1,13/2, यानी हम कहेंगे कि जो CDE बिंदु A और B को 4 भागों में बांट रहे थे उनके निर्देशांक क्रमशः -1,7/2, 0,5 और 1,13/2 है दोस्तों। आई होप समझ में आया होगा, नोट कर लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, विमाओं 5.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 3.5 सेंटीमीटर वाला एक घनाभ बनाने के लिए 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन में कहा गया है कि कुछ चांदी के सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, कुछ चांदी के सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है दोस्तों। यदि घनाभ की विमाएं 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हो और सिक्के का व्यास 1.5 सेंटीमीटर और मोटाई दोस्तों 2 mm मिलीमीटर हो, तो कितने सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, कितने सिक्के लगेंगे घनाभ को बनाने के लिए, ये आपको पता करना है दोस्तों। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार फिर देखिए, कुछ चांदी के सिक्कों को पिघलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, तो ऐसे कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा कि विमाओं 5.5, 10 और 3.5 वाला एक घनाभ तैयार हो जाएगा। यदि सिक्के का व्यास जो है वो 1.75 सेंटीमीटर और जो उसकी मोटाई है वो 2 mm हो दोस्तों। आइए हल करते हैं, दोस्तों। दिया है घनाभ की विमाएं, घनाभ की विमाएं दोस्तों कितनी दी गई हैं, घनाभ की विमाएं कितनी दी गई है दोस्तों 5.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर दोस्तों, ये घनाभ की विमाएं दी गई हैं। सिक्के का व्यास दोस्तों कितना दिया है, सिक्के का व्यास दोस्तों कितना दिया है 1.75 सेंटीमीटर। सिक्के का व्यास दोस्तों 1.75 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, आपको पता है कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, तो व्यास कितना 1.75, त्रिज्या कितनी 1.75/2 सेंटीमीटर हो जाएगी दोस्तों। सिक्के का व्यास 1.75, तो त्रिज्या कितनी 1.75/2, उसी का आधा। मोटाई दोस्तों, मोटाई सिक्के की मोटाई दोस्तों कितनी दी गई है, सिक्के की मोटाई दोस्तों कितनी दी गई है, सिक्के की मोटाई दोस्तों कितनी दी गई है 2 mm, कितनी दोस्तों 2 mm। 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर में 10 सेंटीमीटर दोस्तों, 10 सेंटीमीटर में होता है तो 2 mm में कितना सेंटीमीटर होगा, तो 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगा। 10 से भाग कर देंगे, 10 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे दोस्तों। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, 10 मिलीमीटर होता है, तो 2 मिलीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर होगा। 10 से क्या कर देना पड़ेगा भाग, गुणा में उधर आएगा भाग में हो जाएगा ना, गुणा में इधर आएगा भाग में, 2 से भाग 2 को 10 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। मोटाई कितनी दोस्तों 0.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब क्वेश्चन ने कहा कि सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है, तो कितने सिक्के पिघलाने पड़ेंगे दोस्तों। कहने का मतलब अगर आप 100 सिक्के पिघला रहे हो, अगर 100 सिक्के पिघला रहे हो तो 100 सिक्कों का आयतन, उन 100 सिक्कों का आयतन इस घनाभ के आयतन के क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। लेकिन अभी आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं है कि कितने सिक्के पिघलाए जा रहे हैं, कितने सिक्के पिघलाए जाएंगे आपको एग्जैक्ट नहीं पता है, तो मान लेंगे कि n सिक्के पिघलाए जा रहे हैं। मान लेंगे कितने सिक्के पिघलाए जा रहे हैं, n सिक्के पिघलाए जा रहे हैं, तो n सिक्कों का जो आयतन होगा दोस्तों, n सिक्कों को पिघलाने से बना है घनाभ। ये घनाभ किससे बना है, n सिक्कों को पिघलाने से बना है, तो n सिक्कों का आयतन बराबर इस घनाभ का आयतन। समझ में आ रहा है दोस्तों, आइए देखते हैं। चूंकि दोस्तों सिक्कों को
घनाभ बनाया जाता है। सिक्कों को पिघलाकर घनाभ बनाया जाता है। समझ में आ रहा है? अतः कुल सिक्कों का आयतन क्या होगा? कुल सिक्कों का जो आयतन होगा वही घनाभ का आयतन होगा। कुल सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। दोस्तों आई होप समझ में आ रहा है। कितने सिक्के पिघलाए गए एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन जितने सिक्के पिघलाए जाएंगे उनका आयतन इस घनाभ के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा दोस्तों। तो मान लेंगे, माना यन सिक्कों को पिघलाया जाता है। यन सिक्कों को पिघलाया जाता है। कितने सिक्कों को दोस्तों? यन सिक्कों को पिघलाया जाता है। एग्जैक्ट नहीं पता है, मान लेंगे। माना कितने सिक्कों को पिघलाया जाता है? यन सिक्कों को। तो यन सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो यन सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। यन दोस्तों सिक्कों की आपने कुल संख्या मान ली है। माना कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? यन है। यन सिक्कों को पिघलाया जाता है। माना यन सिक्कों को पिघलाया जाता है तब ये घनाभ जाके तैयार होता है। तो यन सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ मोटाई दी गई है 2 mm, व्यास दिया है 1.75। कहीं ना कहीं ये सिक्के कैसे होंगे? बेलनाकार होंगे। सोच सकते हो, थोड़ी सी मोटाई है, त्रिज्या यानी कि व्यास है, बेलन होगा। यानी जो सिक्के हैं कैसे हैं? बेलन के आकार के हैं। यन सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। तो सिक्कों का आयतन मतलब बेलन का आयतन। तो यन सिक्कों का आयतन, कुल सिक्कों का आयतन बराबर घनाभ का आयतन। सिक्के कैसे हैं? सिक्के कैसे हैं दोस्तों? बेलनाकार है। तो यन बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर एच। दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है दोस्तों। घनाभ का आयतन L इंटू बी इंटू एच होता है दोस्तों। L इंटू बी इंटू एच होता है। ये काटने की गलती मत करिएगा। एच एच कहोगे कि सेम सेम है तो काट दे, नहीं, ये सिक्के की मोटाई है। यन सिक्कों को पिघलाया जा रहा है तो यन सिक्कों का आयतन, सिक्के की ऊंचाई है, सिक्कों की मोटाई है, मोटाई ऊंचाई, ये जो घनाभ बना है उसकी ऊंचाई। आइए दोस्तों यन बराबर दोस्तों पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7। पाई की वैल्यू 22/7। जब तक अन्यथा ना कहा जाए आपको पाई का मान 22/7 ही यूज करना है। पाई का मान 22/7 हो गया। आर स्क्वायर, सिक्के की त्रिज्या 1.75/2 स्क्वायर है, 1.75/2 2 बार हो गया। गुणे सिक्के की मोटाई 0.2 mm थी, 0.2 कर लीजिए। आगे बढ़ी घनाभ की बीमाएं L इंटू बी इंटू एच 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5। आई हो समझ में आया होगा भाई, दिया था। आगे बढ़ते हैं, चलिए कुछ काटते पीटते अगर कट जाता है तो ठीक है। 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 हो गया दोस्तों। यहाँ भी 2 1 कम 2 हो जाएगा, लेकिन ये 0.2 है तो 2 0 0, 2 1 0.1 हो जाएगा। 2 1 2 और 0 0 है, 0.1 हो जाएगा। 2 1 2, 2 1 2 0.1। यहाँ देखिए 7 1 7, 7 1 7। यहाँ देखिए छोटा है 1 दशमलव लगा दो, 17 हो गया। 7 2 14, 3 बच गया 35, 7 5 35। चेक करेंगे 7 1 कम 7, एक छोटा है 17 हो गया। 7 दूनी 14, दशमलव लगेंगे 17 हो जाएगा ना। 7 दूनी 14, 3 बच गया 35 हो गया, 7 बचे 35, कट गया। नीचे ये बचा है 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 11 दूनी 22, सब कट गया दोस्तों। क्या बचा? यन गुणे 11, यन गुणे 11 गुणे 0.25 गुणे 1.75 और गुणे 0.1। ये इतने बचे हैं, नीचे के सब क्या हो गए? कट गए दोस्तों। यहाँ क्या बचा है? 5.5 गुणे 10। एक काम करते हैं, थोड़ा और शॉर्ट कर लेते हैं इसको। 10 पचे दो, 35 का 10 में करेंगे, 35 का 10 में करेंगे कितना होगा? 35 धाइमा 350, 35 10 330, 350 हो जाएगा। एक डिजिट पहले दशमलव क्या हो जाएगा दोस्तों? 35 केवल लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? 35। अरे भाई 35 धाइमा 350 और एक अंक पहले दशमलव, केवल कितना बचेगा? 35 ही तो बचेगा। कितना बचेगा दोस्तों? 35 ही बचेगा। अब देखिए, अभी आगे ले चलते हैं इसको। गुणा मत करिए, इजी पड़ेगा काटने में। गुणा करेंगे, कुल लंबा गुणा करना पड़ेगा, उसके बाद काटना पड़ेगा। गुणा मत करिए, पहले काट लीजिए इसको। ये सब गुणा में है दोस्तों, उधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे। किस में जाएंगे दोस्तों? भाग में हो जाएंगे। ये सब गुणा में है, ये यन के साथ किस में है? गुणा में है, उधर जाएंगे भाग में हो जाएंगे। तो यन बराबर दोस्तों हमारा क्या बचेगा? ऊपर यहाँ तो बचा है 5.5 गुणे 35,
5.5 गुणे 35 और नीचे दोस्तों क्या हो जाएगा 11 पहले जाएगा, 11 चला गया, 0.25 जाएगा, 0.25 जाएगा, 0.25 गुणा में था इधर आएगा भाग में हो गया, ये गुणा में था उधर जाएगा भाग में हो जाएगा, 1.75 ये हो गया आपका। आगे बढ़ते हैं, ये 0.1 गुणा में था इधर जाएगा भाग में हो जाएगा, सबके सब चले गए, सब इधर गुणा में था उधर जाएगा भाग में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये काटते हैं, देखिए कट जाएगा ये 11 एकम 11, 11 एकम 11, 11 पछे 55, लेकिन ये 5.5 है, 5.5 है तो 0.5 हो जाएगा, समझिए ध्यान से। 11 एकम 11, 11 से काटेंगे छोटा है, दशमलव लगाएंगे 55 हो गया, 11 पछे 55 कट गया आराम से। आगे बढ़ते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक काम करते हैं 0.5 है ना, ये 0.5 है, 0.5 एकम 0.5, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा 0.5, 25 होता है ना 0.5 यहाँ भी हो जाएगा, कटेगा ना 5 एकम 5, 25, 5 एकम 5, 25 होता है ना, काट दिया, 0.5 था यहाँ 0.5 बच जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और कट रहा है, एक बार लिख लेते हैं, यहाँ बचा है 35, यहाँ कितना बचा 35, यहाँ 0.5 दोस्तों, 1.75 दोस्तों और गुणे 0.1 बचा है। आइए आगे बढ़ते हैं, काटिए 5 एकम 5 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, 5 सते 35 हो जाएगा, लेकिन 70 लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा 70, क्यों, क्योंकि ये एग्जैक्ट 5 नहीं है, ये 0.5 है, आप 10 से गुणा करोगे तो 350 हो जाएगा और नीचे 5 हो जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 सते 35 एक 0, 70 हो जाएगा ना, 5 एकम 5 और 5 सते 35, लेकिन ये पूरा 5 नहीं है 0.5 है, कितना है 0, तो एक 0 बढ़ जाएगा 70 हो जाएगा। एक बार फिर समझेंगे, 0.5 को आप जब 10 से गुणा 10 से भाग करोगे तो ऊपर 350 बन जाएगा, नीचे 5 हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 5 सते 35 एक 0 बचा है तो ऊपर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों 70 हो जाएगा दोस्तों, कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। एक बार लिख लीजिए फिर से, 70/1.75, गुणा करने से ईजी पड़ेगा दोस्तों अगर आप काट लेते हो, 7 दाहिन 70 हो गया, 7 10 70, 7 दाहिन 70 हो गया दोस्तों, यहाँ काटिए, एक छोटा है 0 हो गया, कितना हो गया 0 हो गया, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 7 पछे 35, 0.25। आपने किससे काटा, आपने किससे काटा दोस्त 7 से काटा है ना, तो 7 दाहिन 70 हो गया, 10 हो गया ऊपर, 7 7 0 हो गया, नीचे 7 दूनी 14, 7 पछे 35 खत्म हो गया। ऊपर देखिए, ऊपर बचा है 10 और नीचे बचा है क्या 0.25 गुणे 0.1, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 25 से कम 25, 25 चौका 100, लेकिन ये पूरा 25 नहीं है, ये 0.25 है। 25 बनाने के लिए 100 से गुणा 100 से भाग करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 100 का गुणा करोगे 10 गुणे 100 1000 हो गया, ऊपर 1000 नीचे 25, ऊपर 1000 नीचे 25, 1000 को 25 से भाग करेंगे दोस्तों 40, 1000 को 25 से भाग करोगे 40, समझो ऊपर 10 नीचे 0.2, ऊपर 10 नीचे 0.25, 25 चौका 100 होता है, लेकिन ये पूरा 25 नहीं है 0.25 है ना। 25 बनाने के लिए 100 से गुणा करोगे 100 से भाग करोगे, ऊपर 100 से गुणा करोगे तो 10 गुणे 100 कितना हो गया 1000 हो गया, नीचे करोगे तो 2500 हो गया, 2 अंक पहले दशमलव केवल 25 ना बचेगा, ऊपर 1000 नीचे 25, काटोगे 25 चौका 140 हो जाएगा, कितना हो गया दोस्तों 40। एक बार समझ सकते हो अब ये 40/0.1, ये देखो इजी हो गया ना, इजी हो गया ना, कहीं गुणा करना पड़ा आपको नहीं, ऊपर हो गया 400 और नीचे हो जाएगा 1, 400/1 यानी कि n बराबर कितना 400, n बराबर कितना दोस्तों 400, n बराबर कितना दोस्तों 400, 40 धाई में 400 और 0.10 ही हो जाएगा, केवल एक ही ना बचेगा, एक से भाग करेंगे 400 आएगा, यानी हम कहेंगे दोस्तों कि चांदी के 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा। कितने सिक्कों को, चांदी के 400 सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तब बीमाओं 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 वाला घनाभ बनेगा। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, कितने चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 400 चांदी के सिक्कों को पिघलाना पड़ेगा, जिनका माप कितना रहेगा 1.75 व्यास और 2 mm मोटाई रहेगी, तब जाके 5.5 गुणे 10 गुणे 3.5 बीमाओं वाला आपका घनाभ बनेगा। आई होप समझ में आया होगा दोस्तों, नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।